जज्बातियत है। मतलब मैं अक्सर छोटी छोटी बातों पे जज्बाती हो जाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कभी गिरा हूँ। वजन मेरा ज्यादा है, कुछ चलने में दिक्कत होती है, कोई इधर उधर सीढ़ियां ईढ़ियां उतरते हुए पाँव शाँव फिसल गया हो तो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक हूँ, मुझे कभी गिरा नहीं, मैं चोट नहीं लगी। अच्छा, अच्छी, ये तो तसल्ली बख्श बात है। आप मुझे ये बताएंगे कि कोई आपका टेस्ट हुआ है इस हवाले से? वो डॉक्टर साहब ने ये जी मुझे 3-4 टेस्ट लिख के दिए थे, उनमें से दो तो खून के टेस्ट थे, वो मैंने करवा के उनकी रिपोर्ट डॉक्टर साहब को दिखा दी थी। दो टेस्ट और थे, इस एक टेस्ट में मुझे उन्होंने तारें लगाई थी सर के ऊपर और उसका टेस्ट किया था, और किया एक था। टेस्ट उन्होंने कहा था यही तारें लगा के हम आपको रात को सुला के करेंगे टेस्ट। तो वो मुझे खैर वक्त नहीं मिल सका, तो डॉक्टर साहब मैं नहीं जा सका, प्लस ये कि वहाँ अस्पताल में जाना फिर रात को वहाँ सोना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो मैंने टेस्ट नहीं करवाया। मैं समझ सकती हूँ कि ये टेस्ट करवाना मुश्किल है, क्योंकि दिन भर जागना पड़ता है और फिर वहाँ पे जाना पड़ता है। तो लेकिन ये आपकी तशखीस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी। कोशिश कीजिएगा आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए, आप ये टेस्ट करवाएं। अच्छा, तो नासिर साहब, ये नार्कोलेप्सी का मसला यही है कि इसमें बेसिकली नींद की बीमारी है। इसमें होता यही है कि क्योंकि आपने बताया जैसे कि आपका वजन ज़्यादा है, आपको सोने में दिक्कत महसूस होती है, तो ये ज़्यादा वजन की वजह से जो है वो जो हमारे यहाँ के एक ऑब्स्ट्रक्शन सी हो जाती है, सांस में दिक्कत हो जाती है, कुछ रुकावट होती है, उसका ताल्लुक वजन से होता है। इसको हम स्लीप एपनिया कहते हैं, और ये इसकी एक वजूहात में शामिल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो ट्रीटमेंट है इसमें दवाइयों के साथ साथ हम आपसे अभी बात करेंगे, गाइड करेंगे आपके वेट मैनेजमेंट के हवाले से भी, क्योंकि वेट अगर आपका मैनेज होता है तो इन अलामात में भी फर्क आएगा। ठीक, एक तो ये चीज हो गई। दूसरा ये अच्छा, कि तो आपको मैं डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, एक मिनट में आपको काट रहा हूँ, आप मुझे एक बात बताइए कि ये आप जो बात कर रही हैं कि जी ये स्लीप एपनिया कहलाता है और वो सांस रुक जाती है, डॉक्टर साहब ने जो मुझे दवाई का है ये वो तो दिमाग की है, आप मुझे कह रही हैं कि गर्दन में मसला है और सांस लेने में दिक्कत है, तो वो दिमाग की दवाई है, वजन के उसके साथ क्या ताल्लुक? इसका ताल्लुक इस तरह से है कि मैंने आपको ये नहीं कहा कि बाकायदा इसकी इस वजह से आपको ये हो रहा है। मैंने आपको बताया कि जहाँ पर ये जो नार्कोलेप्सी है, ये दिमाग की बीमारी है, ये नींद की बीमारी है, लेकिन इसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो बढ़ावा दे देते हैं इस बीमारी को। तो हम ये चाहेंगे कि हम होलिस्टिक अप्रोच रखें। एक तरफ जो आपकी दिमाग की बीमारी की दवा के बारे में आपको बताएंगे, उस इलाज को करेंगे, सारे टेस्ट करवाएंगे, लेकिन साथ में उसमें जो इजाफा करने हैं अलामात में, उन चीजों को भी डॉक्टर साहब मैनेज लेकिन करने मुझे की ये कोशिश। बताएं, वो दिमाग की गोली जो है वो जी जी। वो मेरी सांस को कैसे ठीक करेगी, और दिमाग की गोली कहाँ असर करती है कि मेरी सांस ठीक हो जाएगी? जैसे कि इस बारे में, जैसे कि आपको मोडाफेनिल लिख के दी गई है यहाँ पर, तो जो इसमें जो केमिकल्स हैं वो दिमाग के उस हिस्से में काम करते हैं जो हमारे कुछ कीमियाई मवाद को बढ़ाते हैं, और हमारी जो दिन भर आपको जो नींद और जो डिजीनेस महसूस हो रही है, आपको लेथार्जी, थकन सी महसूस हो रही है, और रात में आप सो नहीं पा रहे, ये इस रिदम को बेहतर कर देगी ये दवा। और आप लेकिन जो डॉक्टर है साहब वो वो अंदर। दवाई काम कहाँ करती है, वो मेरी मेरी सांस को कैसे ठीक करेगी? वो गोली मोडाफिनिल का जो नाम डॉक्टर साहब ने लिख के दिया मुझे नुस्खा, तो उन्होंने कहा जी 100 मिलीग्राम की गोली आप खा लें, तो मैं शुरू कर दूं, लेकिन मुझे डर ये था गोली दिमाग की है, सांस मेरी ठीक होगी, नींद मेरी बेहतर होगी, मुझे समझ नहीं आ रही ये सांस और नींद का ताल्लुक कैसे कनेक्ट बनेगा? ये जो गोली है, ये आपके दिमाग के उस हिस्से पे असर करती है जहाँ पर जो वो वाले न्यूरोकेमिकल्स हैं, जैसे कि एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, के जो इंसान के अंदर इस तरह की उसको जगाते हैं, उसको एक्टिव करते हैं उसके डेफिनेल ब्रेन। एक्ट्स ऑन डोपामिनर्जिक सिस्टम। ओके सर, सर देखिए ये पॉइंट हो गया ये गलती मत करना, अगर नहीं सर। पता किस न्यूरो ट्रांसमीटर पे एक्ट करती है गोल कर जाओ। सर न्यूरो ये न्यूरो बस। ट्रांसमीटर बोल दो, एपिनेफ्रिन नेफ्रिन ना बोलना, सेरोटोनिन मत बोलना, बिकॉज मोडाफिनिल इफेक्ट ऑन द डोपामिनर्जिक सिस्टम। सो थोड़ा सही है। ध्यान से, मैं इसलिए जान के उधर लेके आ रहा था, ठीक है? जी सर। If you don't know where what are the specific neurotransmitters involved with this drug, जो कि कई दवाइयों का हमें नहीं पता होता, सारा तो नहीं हम देख सकते, तो उसमें गोल बात करो
कि दिमाग के कीमियाई मादे जो आपके आपको अलर्ट रखते हैं और आपको इस तरफ लेके जाते हैं, जो हमारे दिमाग के अंदर एक हिस्सा होता है जो हमारी सांस को रेगुलेट करता है, उधर जो कीमियाई मवाद होता है उसको ये दवाई सीधा करती है गोल करने बाद। गॉट इट? ठीक ठीक सॉरी, है। हाँ प्लीज कंटिन्यू। तो इस दवा से आपका माइंड जो है वो अलर्ट होगा, चौको चौबंद रहेगा दिन के वक्त में, और रात के वक्त इस तरह से आपकी थोड़ा सा आपको गाइड करेंगे कि आपकी नींद का पैटर्न बेहतर हो तो सके। डॉक्टर साहब और इसमें मुझे, डॉक्टर साहब आपस की बात है, आप नाराज ना होइएगा, आप खातून हैं, मैं आपसे ये बात करना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब ने मुझे कहा था, मुझे एक और भी मसला था, कुछ कमजोरी थी जो मेरी बेगम के साथ ताल्लुकात में मुझे तकलीफ दे रही थी। तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि जी आपका वो मसला भी हल हो जाए। अब वो एक गोली जो मेरी थकावट को भी ठीक करेगी और मेरी सांस को भी ठीक करेगी और मेरी दिन की नींद को भी ठीक करेगी, वो मेरे जज्बात को भी ठीक कर देगी, ये कैसे हो सकता? ये ऐसे हो सकता है कि ये जो गोली है जो दिमाग में जहाँ पर काम करती है, उस केमिकल के कई फंक्शन होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हम ग्लूकोज लेते हैं, तो उस ग्लूकोज से हमारे ब्रेन को भी एनर्जी मिलती है, हमारे पूरे जिस्म को एनर्जी मिलती है, हर ऑर्गन काम करता है, ऐसे ही है ना। तो इसी तरीके से जब डोपामिन बढ़ता है तो हम चाकोचौबंद महसूस करते हैं, हमारा मिजाज में भी बेहतरी आती है। उसके अलावा जो एक्साइटमेंट वाली एक्टिविटीज है, मोटिवेशन लेवल जो है वो बेहतर होता है, और यकीनन जो आपने बताया है वो चीज, उस चीज में भी आपको बेहतरी महसूस होगी। क्लोज करो। अच्छा, नासिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कि आपने ताउन किया। और जो आपने टेस्ट अभी नहीं करवाया, मैं आपको मशवरा दूंगी आप वो टेस्ट करवा लें, और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। वक्त की कमी के बायस मैं अपनी गुफ्तगू यहाँ ख़त्म कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल हुआ तो मैं उसका जवाब दे दूंगी। वक्त की कमी के बायस ठीक है, मैं मैं अपनी अपनी बात गुफ्तगू यहाँ ख़त्म कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आपका कोई सवाल हुआ तो मैं जवाब दे दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके ताउन का। ठीक सर। क्लोजिंग प्रॉपर करनी, क्लोजिंग ठीक, हाफ हार्टेड नहीं करनी। ओके। और सर नार्कोलेप्सी के हवाले से किताब सब भी फराहम कर देंगे। सो 8 मिनट के स्टेशन में आप लेकर चले, चीजें यूजुअली ठीक जा रही थी जब तक कि आपने एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का जिक्र किया। सो बात फिर वही है, उसको गोल कर दो, अगर नहीं पता वो कहाँ एक्ट करती है तो उसको घुमा के बात कर दो। एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट करेगा, और इवन वो सिमुलेटेड पेशेंट को भी ये होगी बीच में बात कि जी आप निकलवाएं कैंडिडेट से ये बात कि वो कौन से कीमियाओं पे असरअंदाज होती है दवाई, बिकॉज दैट इज व्हाट इज दे वांट टू नो, वेदर यू नो अबाउट मोडाफिनिल और नॉट। प्लस वो मोडाफिनिल की थेराप्यूटिक डोज रेंज, साइड इफेक्ट्स, उसके बारे में भी बीच बीच में जैसे जो मैं सवाल पूछ रहा था उस वो इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे, राइट? ठीक सर। बिकॉज उसने आपको वहीं पे असेस करना है कि इसको मोडाफिनिल की डोजेज का पता है, मोड ऑफ एक्शन का पता है, साइड इफेक्ट प्रोफाइल पता है। सो वो क्योंकि मोडाफिनिल के बारे में सवाल पूछ रहा है तो वो जानना चाहता है। लेकिन बात फिर वही है, अब आप खुद देख लो कि आपको मोडाफिनिल का अगर नहीं भी पता तो आप मेजॉरिटी चीजें अटेम्प्ट कर सकते हैं। जी सर। जैसे उसने सेक्सुअल बात की कि जी सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स के हवाले से डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं ठीक हो जाऊंगा। सो दे वांटेड टू मैनिपुलेट अराउंड द ड्रग एंड यू हैव टू सेल थ्रू इट। अगर नहीं भी आता तो सेल थ्रू इट। ठीक है सर। और यही सारों के लिए, ये तो मैविश खैर इसको तो प्रैक्टिस हो गई है माशाल्लाह, ठीक जा रही है, लेकिन बाकी सब के लिए भी यही रिकमेंड करूंगा, try to perform the station in a way that you should not stuck at a point. ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। शाबाश, वेरी गुड। हाँ जी, अगला कैंडिडेट, दूसरा मुश्किल स्टेशन जी सर। कौन आएगा? जी सर, मैं डॉक्टर साहब अपनी वीडियो प्लीज ऑफ कर दीजिएगा, थैंक यू। ओके, एलिया। एलिया जी। डॉक्टर साहब अपनी वीडियो ऑफ कर दें डॉक्टर साहब, थैंक यू। अब कौन करेगा? एलिया आप करोगी? जी सर, बिल्कुल मैं कर लूंगी। ओके, चलो फिर वही बात कि कोशिश करना 8 मिनट में पूरा करना। स्टेशन समझो पहले, उसके बाद फिर बात करते हैं।
बोलूं? ठीक, जी सर। related to clozapine. ठीक है? सॉरी Station is सर, related आवाज to clozapine. अपने माइक म्यूट कर दें सारे, तो फिर इनको मेरी आवाज अच्छी चली जाएगी, आप लोग भी समझ डॉक्टर लेंगे। ज़ेब, आप अपनी वीडियो भी बंद कर दें प्लीज, थैंक यू। ओके, सो डॉक्टर साहब, स्टेशन है क्लोज़ापीन का। 21-year-old male diagnosed to be suffering from schizophrenia was given trial of multiple antipsychotics in the past. This time he presented and was hospitalized, and he was started on clozapine. You have to sit with the family of the patient, describe to them about the agranulocytosis and other major side effects of clozapine, and provide the informational care. Clear? जी सर। चलो शुरू करो, इतना मुश्किल नहीं है वैसे। जी सर। बोलो, सामने शाबाश। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम डॉक्टर एलिया है। मेरा ताल्लुक़ शोबा नफ्सियात से है। ये कमरा इम्तिहान है। मुझे यहाँ ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कि आपके मरीज़ के जो हमने दवा तजवीज़ की है उनके मालिज ने क्लोज़ापीन, उसके हवाले से आपको मालूमात फ़राहम करूँ। उम्मीद है आप मेरे साथ ताउन करेंगे। आपके जो सवालात होंगे उनका भी मैं पूरी कोशिश होगी जवाब दूँ। ठीक है, हम शुरू करते हैं। जी जरूर। आप पहले मुझे बताएँगे कि आपका क्या ताल्लुक़ है मरीज़ के साथ? मेरा बेटा है जी, जिसको ये बीमारी है। ठीक है, आपका बेटा। अच्छा, जो आपको दवा का नाम बताया गया है क्लोज़ापीन, आप क्या जानते हैं उसके बारे में? आप मुझे बता सकते हैं? आपको कोई इन्फॉर्मेशन? मुझे डॉक्टर साहब ने, बेटा मेरा काफी अरसे से बीमार है, अब तो इस बीमारी को 3 साल हो गए, और उसकी बीमारी अब कुछ थोड़ा बढ़ती जा रही थी, काबू नहीं आ रही थी। तो डॉक्टर साहब को हम बड़े अरसे से दिखा रहे हैं, और डॉक्टर साहब ने मुख्तलिफ अद्वियात दी माजी में, कुछ बात बन नहीं रही। बेटे को अभी भी वही प्रॉब्लम्स हैं, गुस्सा खाता है, लड़ता है, मारता पीटता है, घर में एक कोहराम मचाया हुआ है, और हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको संभालना। तो फिर डॉक्टर साहब ने ये कहा कि आप दाखिल हो जाएं, बेटे को दाखिल करवा दें, और वो दवाई शुरू करेंगे। तो उसके लिए बस उन्होंने दाखिल किया है, वो प्रोसेस कर रहे हैं। मुझे नहीं अंदाज़ा कि अभी डॉक्टर साहब का क्या प्लान है, उन्होंने नहीं बताया। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब ने आपको कहा था कि बताएं आप मुझे, तो वो फिर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब क्या करना है और किस तरह सिलसिला चलेगा। ठीक है। मैं अब आपको क्लोज़ापीन के बारे में डिटेल्स देना चाहूँगी। क्लोज़ापीन जो है शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ों में दी जाती है, ख़ास तौर से रेज़िस्टेंट शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ों में। रेज़िस्टेंट शिज़ोफ्रेनिया क्या होता है, इसको मैं थोड़ा-सा आपको समझा दूँ कि एक मुनासिब अरसे तक शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ को कुछ दवाएँ चलाई जाती हैं, और जब वो दवाइयाँ भी असरअंदाज़ करना छोड़ दें, तो हम इस कंडीशन को रेज़िस्टेंट शिज़ोफ्रेनिया कहते हैं, जैसा कि आपके मरीज़ में देखा गया। कि एक ख़ास अरसे तक जो है हमने उनका ट्रीटमेंट किया, मुख्तलिफ़ अद्वियात चलाई, उनको फ़ायदा नहीं हुआ, तो अब हम ये सोच रहे हैं कि उनको क्लोज़ापीन स्टार्ट करें। ठीक है, क्लोज़ापीन जो है तहक़ीक़ात से साबित हुआ है कि बहुत फ़ायदेमंद होती है मरीज़ों इस तरह के रेज़िस्टेंट शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ों में। इसके वो वाले असरात भी नहीं हैं जो कि पिछली एंटीसाइकोटिक जो उनको पहले दी गई थी, जिसे हमने एक्स्ट्रा पैरामेडिकल सिम्पटम्स कहते थे, जिसमें सख्ती आना, राशा आना, ये वाले इसके असरात नहीं होते हैं। दूसरा जो है इसमें मरीज़ के जो दूसरे सिम्पटम्स हैं, दूसरी अलामात हैं, मसलन कानों में आवाज़ें आना, ठीक है, शक व शुबा करना, अजीब-व-गरीब वहम होना, ये इनमें भी कमी आ जाती है। और उसके अलावा ये जो है इनकी सोशल इंटरेक्शन कितना यानी लोगों से मेल कितना भी बढ़ फीसद जाता है। डॉक्टर साहब चांस है कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा? देखें, इस तहकीकात से साबित हुआ है कि तकरीबन 100 में से 3 मरीज़ 20% तक सही हो जाते हैं। 20% इम्प्रूव हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक नहीं होते, लेकिन काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाते हैं। इतना कि तो इसका मतलब गुस्सा, डॉक्टर मार साहब आप ये कह रही हैं कि मेरा मरीज ठीक नहीं होगा? जी।
मरीज तो देखें, शिज़ोफ्रेनिया ऐसी बीमारी है कि हम मुकम्मल तौर पे मरीज सेहतयाब नहीं होता है, लेकिन हम उसको इतना बेहतर कर देते हैं। खुदा के वास्ते ये स्टेटमेंट ना देना हमारी साइकियाट्री फेल हो जाएगी सारी ना, ये स्टेटमेंट ना देना, ये बहुत खतरनाक स्टेटमेंट। ऑलवेज बी होपफुल, ऑलवेज बी पॉजिटिव। In my clinical practice of 30 years, I haven't seen a single patient who never responded on medication or other therapies, even if they are suffering from schizophrenia. So we are able to make a change. So you have to keep a hope alive. So जो percentage जो बतानी है वो ऐसे बतानी है, sorry to say, but percentage ऐसे बतानी है कि उसमें hope नजर आए। ठीक है सर। सबको बता रहा हूं, जहां पे भी प्रोग्नोसिस की परसेंटेज बतानी है वो होपफुल प्रेजेंटेशन बतानी है, होपलेस नहीं बताना। 100 में से 3 मरीज ऐसे होते हैं जिनको हम 30% मरीज ऐसे होते हैं जिनको हम रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया में डिक्लेयर करते हैं, और 30% जो मरीज होते हैं जिनको रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया डिक्लेयर किया जाता है, उनमें से भी तकरीबन 30 से 40% मरीज ऐसे हैं जो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं क्लोज़र थेरेपी के ऊपर। जो मरीज ठीक नहीं होते उनके लिए फिर मजीद थोड़ा सा इलाज को मॉडिफाई करना पड़ता है, लेकिन इंशाल्लाह आपका मरीज ठीक हो जाएगा। सो वो एक होप जनरेट करो, होपलेस सिचुएशन ना जनरेट करो। इंफॉर्मेशन केयर में खास तौर पे ये जरूरी है, ठीक है। सो परसेंटेज जो बता रही हूं उसको केयरफुली मॉनिटर करके बताओ। और अगर एग्जामिनर चैलेंज करे ना, डॉक्टर साहब परसेंटेज कुछ ठीक नहीं थी, तो आप उसको यही कहें जी परसेंटेज ठीक नहीं थी 100%, मतलब 33.7% चांसेस हैं, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए 30% कह दिया। वेल फाइन, इफ दे आस्क यू, यू कैन गिव द रैशनल, इफ दे डोंट वरी अबाउट इट। सॉरी, दोबारा से चलो, चलती जाओ, मैंने काट दिया, रोक दिया। पर अगर उस टाइम पे परसेंटेज ना याद आए तो? अगर परसेंटेज याद ना आए तो परसेंटेज नहीं बोलनी, क्योंकि इसमें फंसने के चांसेस है। गलत परसेंटेज नहीं बतानी। परसेंटेज अगर याद नहीं आती तो ग्रोस लेवल पे आप बात करें कि जी कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो मुकम्मल सेहतयाब हो जाते हैं, कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो क्लोज़ापीन के देने के बावजूद इनमें बेहतरी नहीं आती, और कुछ मरीज ऐसे हैं जिनको क्लोज़ापीन के साथ हमें कुछ और अद्वियात भी मिलानी पड़ती हैं, लेकिन इंशाल्लाह आपका मरीज ठीक हो जाएगा। अब मैंने परसेंटेज नहीं बताई, लेकिन बात कन्वे कर दी, ठीक है। होपफुल तरीके में बात कन्वे कर दें, चाहे परसेंटेज ना भी आती हो तो बेस्ट है, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा कि छोड़ दो, छोड़नी नहीं है, आती हो तो बेस्ट है, बिकॉज एग्जामिनर जब टिक करेगा तो उस पर लिखा हुआ होगा उसकी की में कि हैज द कैंडिडेट कन्वेड द परसेंटेजेस ऑफ द इंप्रूवमेंट, सो वो करेगा उसको टिक, तो नंबर आएंगे। गॉट इट? सॉरी एरिया, मैं बार बार काट रहा हूं, दोबारा शुरू कर दो। शाबाश। ठीक, तो शुरू से इंट्रोडक्शन से ना ना ना, जहां से छोड़ा था वहीं से ले चलो आगे। डोंट वरी अबाउट इट। यस, ठीक है। आपने मुझसे सवाल किया था कि कितने फीसद लोग जो है इससे बेहतर हो जाते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारी तहकीकात ऐसी हुई हैं जिससे मरीज जो है बहुत हद तक ठीक हो जाते हैं, और क्लोज़ापीन स्टार्ट करने का भी मकसद ये है कि आपका मरीज जल्द अज जल्द बेहतर हो जाए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता डॉक्टर साहब ने बताया था कि वो खून के खुलिये खराब हो जाते हैं इस दवाई से, तो उससे तो मेरी बीवी तो बहुत डर गई। वो कहती है कि वो खून के खुलिये खराब हो जाएंगे, हमने बच्चे को ठीक करना है, हम उसकी जिंदगी से हाथ नहीं धोना चाहते। वो क्या मसला है? जी,
मैं आपको उसके बारे में भी बताती चलूँ कि जब हम क्लोज़ेपिन स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम खून के टेस्ट करवाते हैं। वो खून के टेस्ट करवाने का मकसद यही होता है कि हम खून के खलिये उसमें चेक करते हैं कि नॉर्मल हैं या नहीं है। अगर नहीं होते नॉर्मल तो हम दवा नहीं शुरू करते। अगर नॉर्मल आते हैं तो हम बिल्कुल दवा शुरू करते हैं और पहले शुरू के 18 हफ्तों में हर हफ्ते हम ये टेस्ट करवाते हैं चेक करने के लिए कि खून के खलिये कम तो नहीं हो रहे। जहाँ पे भी खून के खलिये कम होने लगते हैं हम दवा को रोक देते हैं कुछ अरसे के लिए। तो अगर इसकी इसी तरह मॉनिटरिंग होती क्लोज़ेपिन रोकते नहीं है, डोज रिड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज अगर तो क्लोज़ेपिन आप बंद कर दें तो उसको रीस्टार्ट जीरो से शुरू किया जाता है। ओके, ठीक है। Okay, so clozapine, once you start, you can go slow, but you cannot discontinue. If you discontinue, you cannot restart from the same dosage. You have to start from zero. और तीसरी चीज सबसे जरूरी ये है कि क्लोज़ेपिन में ये ट्रिकी चीज सिचुएशन है कि क्लोज़ेपिन अगर कोई पेशेंट 100 मिलीग्राम ले रहा था और वो छोड़ देता है तो वो आप दोबारा 100 से नहीं शुरू करेंगे, आप उसको जल्दी बिल्डअप कर सकते हैं बट करेंगे जीरो से। क्लोज़ेपिन रेजिस्टेंट पेशेंट्स जिनमें क्लोज़ेपिन पेशेंट खा रहा हो और फिर छोड़ दे और रीस्टार्ट करनी हो या किसी वजह से भी बंद करवा दी गई हो, प्लेटलेट काउंट लो होने पे बंद करवा दी गई हो, तो इसको क्लोज़ेपिन चैलेंज बोलते हैं। क्लोज़ेपिन को रीस्टार्ट करवाना वो एक अलग प्रोसेस है और वो एक मुश्किल प्रोसेस है। उसमें रिलैप्स के चांसेस ऑफ द साइड इफेक्ट आर मोर, सो यू हैव टू बी मोर केयरफुल। अब क्लोज़ेपिन की डोजेज के बारे में बात करो, कैसे बढ़ाओगे? एग्जामिनर अब ये पूछना चाहता है, टाइम ज्यादा हो गया बट बहरहाल जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं जिनके आपको जवाब देने हैं, वो एक प्लेटलेट काउंट है। जैसे उसने कैंडिडेट ने पूछा आपसे, पेशेंट ने, कि जी क्या होगा, तो खुलियों में कमी हो सकती है। अब कितनी कमी हो सकती है? ज्यादा चांसेस यही, होपफुल अंदाज में ज्यादा चांसेस यही हैं कि आपके बच्चे के खुलिये महफूज रहेंगे, कुछ नहीं होगा, हम उसको देखते रहेंगे और उसके हिसाब से उसकी डोज मॉनिटर करते रहेंगे। आमतौर पे इंसान के अंदर जो खुलिये हैं जिनको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं वो 1,20,000 कम से कम होने चाहिए। आपके बेटे में अगर इससे ज्यादा कम हुए तो फिर हमें क्लोज़ेपिन की डोज एडजस्ट करनी पड़ेगी, लेकिन आप घबराइए नहीं, डोज एडजस्ट की जाएगी, आपका बेटा बेहतर होगा। और जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो आमतौर पे वो भी इफेक्ट हो सकते हैं, वो 11,000 के करीब नॉर्मल होते हैं, इन पेशेंट्स में वो कम हो सकते हैं, हमें उनको भी मॉनिटर करना होता है। जनरल स्टेटमेंट, जनरल काउंटिंग, जनरल बिहेवियर। फिर डोजेज कि हम 12.5 मिलीग्राम से शुरू करेंगे, ग्रेजुअली इसको बढ़ाएंगे 25, 50, 100, 200, 300। आमतौर पे ज्यादातर मरीज 200 से 800 के दरमियान बेहतर हो जाते हैं। कुछ मरीजों में 800 से ऊपर जाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन ज्यादातर मरीज 200 मिलीग्राम से 800 मिलीग्राम के दरमियान ठीक हो जाते हैं। और ये बात मैं खुद से नहीं कह रही, ज्यादातर जो रिसर्च है वो ये साबित करती है। सो आपको जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो दवाई से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन देनी है, उसकी डोजेज, उसके साइड इफेक्ट्स, उसकी मॉनिटरिंग और उसका आउटकम, और अगर मोड ऑफ एक्शन आता हो तो वो भी दरमियान में। कैंडिडेट वो जो स्टेशन बना हुआ होगा उसमें वो जो पेशेंट है वो आपसे ये सवाल इनडायरेक्टली पूछ रहा होगा, लेकिन अगर आप डायरेक्टली बता दें तो बहुत अच्छा है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, डोजेज, साइड इफेक्ट, प्रोफाइल, आउटकम, यही चीजें होती हैं दवाई से, वो सारी बयान करनी। ठीक है, डोजेज अगर क्लॉज, अब आखिरी सवाल पूछूंगा, ये सवाल है स्टेशन से रिलेटेड सवाल है। अगर पेशेंट क्लोज़ेपिन पे हो 400 मिलीग्राम पे, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ डेवलपिंग अ सीजर? सर चांसेस, हाई चांसेस हैं। क्लोज़ेपिन क्या करती है? सीजर थ्रेशोल्ड को कम कर देती है। कम करती है। सो 400 मिलीग्राम और इससे ऊपर की डोजेज पे
आम तौर पे एंटी सीजर मेडिकेशन साइकियाट्रिस्ट ऐड कर देते हैं प्रोफाइलेक्टिकली, क्योंकि सीजर थ्रेशोल्ड इससे खराब होता है। सो अगर ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन ये बात भी हो तो ये भी बोल देना, ठीक है? चल शाबाश, गुड गर्ल। आई एम सॉरी मैंने काटा है ज्यादा, लेकिन मैं फिर चाह रहा था कि आप अंडरस्टैंड कर लो। जी सर, नहीं थैंक यू सर, गुड। अच्छा हुआ आपने पॉइंट। अगला कैंडिडेट बताओ। ठीक है, घबराना नहीं, सर यू मैं आर फाइन, बस उसको लेकर चलो और चलती रहो, रुकना नहीं। और मेरा ख्याल सर है ने वीडियो ऑन करने का भी मकसद मेरा यही था, क्योंकि अभी मैं जितने मॉक एग्जाम मैंने दिए हैं यहाँ पे कराची में, तो सर मुझे म्यूचुअली हर एग्जामिनर ने ये पॉइंट आउट किया है कि आप एंशियस बहुत हो रही हैं, आप बता देती हैं मगर आप बहुत एंशियस हैं। तो मुझे बस यही हो रहा है कि प्रैक्टिस करती रहूं, तो होपफुली एग्जाम देखो, वाले दिन एंशियस ना। एरिया एंजाइटी होना एक नॉर्मल फिनोमेना है, ठीक है? एग्जामिनर को भी पता होता है कि कैंडिडेट एंशियस हो रहा है, और कैंडिडेट को भी पता होता है कि मैं एंशियस हो रहा हूं, क्योंकि टाइम पार्ट है, इम्तिहान होता है ना। उस जी एंजाइटी को कैसे ओवरकम करना है, और वो एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि यू कीप टॉकिंग, कीप अ चेक ऑन योरसेल्फ, keep yourself controlled and keep talking in the station, on the station. एंजाइटी में भी रुकना नहीं, चुप ना होना, जी ठीक रहोगे, जी हो जाएंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है? इंशाल्लाह। जब इतने सारे लोगों के सामने कोई ये जब प्रेजेंट नहीं कर रहा होता और एलिया, मैविश और बेनजीर प्रेजेंट कर रहे होते, मींस के बेहतरी है, कोई घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है? थैंक यू सर। शाबाश। हाँ जी बेनजीर, अब तुम्हारी बारी है। जी सर। फिर क्या करूं, सवाल पूछूं? जी सर। मुश्किल सवाल कि आसान सवाल? सर वैसे वो जो मोडाफिनेल वाला था वो वाकई मुझे तो नहीं आता था उस तरह का ना पूछिएगा। मैंने वो वो सवाल रखा इसलिए था, और क्लोजेपिन का सवाल भी इसीलिए रखा है कि मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ये पता हो कि जहां नहीं भी पता वहां भी वहां आप गया बोल था। सकते हैं। सर सॉरी मैं बात काट रही हूँ दोबारा, जो मोडाफिनेल वाला जो सिनेरियो था वो पिकविकिन डिजीज था, पिकविकिन सिंड्रोम एक होता है। नहीं, पिकविकियन सिंड्रोम का नहीं था, ये नार्कोलेप्सी का स्ट्रेट केस था। और अच्छा क्योंकि पेशेंट जो आपको स्ट्रेट जो बता रहा था सिम्टम्स, उसमें वो बता रहा था डे टाइम स्लीपीनेस, टायर्डनेस, फटीगनेस, स्लीप एपनिया। सो ज्यादा क्राइटेरिया नार्कोलेप्सी का चल रहा था, ठीक है? पिकविकियन में कुछ और चीजें भी होती हैं, खैर वो बाद में पढ़ाऊंगा किसी वक्त अगर मौका लगा तो। जी बेनजीर, सवाल पूछूं? जी क्या सर। पूछूं तुमसे, क्या पूछूं? ओके, एंटी डिप्रेसेंट पूछ लूं? सर पूछिए। एंटी डिप्रेसेंट पूछूं, एंटी साइकोटिक पूछूं? सर योर चॉइस। एंटी साइकोटिक पूछ ले सर। एंटी डिप्रेसेंट ना पूछूं? चले वो पूछ ले जो आप चलो एंटी डिप्रेसेंट पूछते हैं, राइट? और मशहूर पूछिएगा। This is a 27-year-old female who was diagnosed case of obsessive compulsive disorder. She राइट। was prescribed fluoxetine on which she responded partially. फ्लूऑक्सिटीन राइट। Fluoxetine on which she responded partially. You have राइट। to discuss with the patient the treatment options for obsessive compulsive disorder. ओके। समझ आ गई? And explain to the patient the treatment outcome. चलो वो लंबा हो जाएगा, छोटे ही रखो. You have to discuss with the patient the treatment option of obsessive compulsive disorder. अब मरीज 60 मिलीग्राम फ्लोक्सेटिन खा रहा है, मरीज को रिलीफ नहीं मिल रहा, आपने उससे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस करनी है और मूव करना है. शुरू करें? जी सर। समझ आ गई? जी सर। चलो, जो सवाल मैंने पूछने हैं वो साथ साथ पूछूंगा. स्टार्ट कर दूं? जी सर। ओके, स्टार्ट हो गया. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम.
मेरा नाम डॉक्टर बेनज़ीर है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आलिया है। अच्छा आलिया साहिबा, ये कमरा इम्तिहान है और मुझे कहा गया है कि मैं आपकी बीमारी की तशख़ीस और इसके इलाज और मुआवजे से मुतल्लिक आपसे बातचीत करूं। उम्मीद है मैं आप मेरे साथ ताउन करेंगी। वक्त की कमी के बायस हो सकता है आपको बीच में कहीं टोकना पड़े, उसके लिए पहले से माज़रत ख्वाह हूं। ठीक है? अच्छा ठीक। आलिया साहिबा बताइए, आपकी तालीम कितनी है? मैं पढ़ रही थी ग्रेजुएशन में, तो छोड़ दिया था। और उम्र? 28। ठीक है। अच्छा आलिया साहिबा, आप बताइए कि अपनी जो आपकी बीमारी है, जिसके बारे में इस पर लिखा हुआ है, उसके बारे में आप मुझे बताइए कि आपको क्या मालूम है? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, मैं जब शुरू हुआ था तो उसमें ये था कि मैं बैठ के जब नमाज पढ़ने लगती थी तो मुझे बहुत गंदी सोचें आती थी रिलीजन से रिलेटेड, और उससे खुदा, रसूल, अंबिया, पैगंबर के बारे में बहुत गंदी सोचें आती थी, और नज़बिल्ला मैं अल्लाह के बारे में बहुत गंदा सोचती थी। अच्छा। अब वो चीज़ बेहतर है, लेकिन अभी भी अ, बहुत सारे सोचें और वसवसे बहुत तंग करते हैं, जिससे सारी ज़िंदगी रुक गई है। काम करने में भी दिक्कत होता है, बाकी मसले भी होते हैं, तो उसी के लिए बस ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो आपने मुझे अपने मसाइल के बारे में बताया है और मैं समझ सकती हूँ कि आपके लिए काफ़ी मुश्किल वक़्त है कि अगर नमाज़ पढ़ते वक़्त भी इस तरह गुस्ताख ख़्याल आए तो इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बहरहाल हम आपकी जिस हद तक होगी, हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसमें ये भी बताया गया है कि आप 60 मिलीग्राम के फ्लुओक्सीटिन के कैप्सूल खा रही हैं, जो डेप्रीकैप के नाम से तीन आते हैं। कैप्सूल तीन हाँ, कैप्सूल खा रहा हूँ सर। इससे आपकी तबीयत कैसी है? कोई बेहतरी आई है इन अलामात में पहले की निस्बत? मैं डेपी कैप नहीं खा रही डॉक्टर साहब। अच्छा, कौन-सी खा रही हैं? मैं वो कैप्सूल फ्लुओक्सेटिन जो अस्पताल वाले मुझे देते हैं, मैं वो 3 कैप्सूल खा रही हूँ। जी, ठीक है। चलें ठीक है। अच्छा ये Don't take the trade names in the exam. Never ever do that. यानी All कि of always remember, don't take trade names in the exam. और ऑलराइट। ठीक है? जी, एग्जामिनर को बहुत ज्यादा ऑफेंड भी हो सकता है अच्छा एग्जामिनर हो, लेकिन मेरा ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਚੜਾ एग्जामिनर होया तो उन्हें फेल कर देना इस गल पे। सो बी केयरफुल। ठीक है? जी, कुछ एग्जामिनर्स बहुत बुरा मनाते हैं अगर आप ट्रेड नेम्स लें तो। जी। अब मैंने किसी फार्मा कंपनी से पैसे लिए हुए हों तो मैं तो फिर खिलाफ हो जाऊंगा ना तेरे, तूने डेपरी जस्ट जोकिंग, गो अहेड प्लीज। हाँ। अच्छा तो आपने ये जो फ्लुओक्सीटिन के 3 कैप्सूल्स खाती हैं, आप मुझे बताइएगा इनसे आपकी तबीयत में कुछ बेहतरी आई है पहले की निस्बत? हाँ डॉक्टर साहब, पहले से बेहतर है। मैंने बताया कि पहले बहुत ज्यादा अजियत थी, अब वो हुँ, बेहतर है, लेकिन अभी उतना जी। अच्छा नहीं है कि मैं कहूँ कि अच्छा, मैं ठीक हो 100 गई। में से कितने फ़ीसद बेहतरी आई है? बस वो कुछ वसवसे और सोचें बेहतर हो गई हैं। अब मैं कम से कम घर का कुछ काम कर लेती हूँ अपने जी, अपने लिए, नाश्ता वगैरह अपना बना लेती हूँ। नमाज में अभी भी नहीं पढ़ पाती। तो आपने मुझे बताया है कि आपने और आवाज़ आ रही है जी जी। मेरी? अच्छा, तो आपने मुझे बताया है कि ये दवा अद्वियात खाने से आपकी तबीयत में कुछ बेहतरी आई है, लेकिन मुकम्मल तौर पर आराम नहीं आया है। चलें, हम इस बारे में अब बात करते हैं कि अगर देखा गया है तहकीक के मुताबिक कि कुछ मरीज़ों में जब बेहतरी आ जाए और एक ख़ास हद तक जाकर वो दवा असर करना कम कर दे या मज़ीद बेहतरी ना आए, तो हमारे पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है? या तो हम इसी दवा को मज़ीद जो है शी डिसअपीयर्ड। आवाज गायब हो गई। बेनजीर, यू आर स्टक। मेरा ख्याल है तुम वीडियो बंद करके ऑडियो पे आ जाओ। आई कैन नॉट हेयर यू। नहीं, आवाज नहीं आ रही। ओके, 5 मिनट मैं रोक रहा हूं।
ओके, अब मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। ऐसे स्टेशन में जहां पे आप बात कर रहे हो ट्रीटमेंट ऑप्शंस की, सो एग्जामिनर से पहली चीज आप क्लैरिफाई करें, डू यू वांट टू स्टिक टू the pharmacological management, or do you want to talk about the holistic approach, biopsychosocial model of healthcare? अगर तो स्टेशन पे मेंशन है बायोसाइकोसोशल मॉडल ऑफ हेल्थ केयर का, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर स्टेशन पे मेंशन नहीं है और सिर्फ फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस की बात हो रही है, तो आपने उस हिसाब से प्रोसीड करना है। सो ऐसा स्टेशन जहां पे उस आपको बताया गया है कि जी 60 मिलीग्राम। हाँ बेनजीर आ गए वापस। ओके, सो मैं अब ये स्टेशन को रोक के अब वो एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इस स्टेशन पे आपको क्या करना है। सो आपको पहली चीज एग्जामिनर से क्लैरिफाई करना है कि क्या फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस की बात करनी है या बायो साइको सोशल मॉडल ऑफ हेल्थ केयर पे बात करनी है। अगर वो एक्सपेक्ट करें कि जी आप होलिस्टिक अप्रोच की बात करेंगे, तो फिर आपको साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट और सोशल इंटरवेंशंस और ड्रग मैनेजमेंट तीनों को लेके एक्सप्लेन करना है। लेकिन अगर एग्जामिनर कहता है कि जी सिर्फ फार्माकोलॉजिकल बात हो रही है, फिर आपने फ्लुओक्सेटिन की डोजेज, एडजस्टमेंट एंड ऑगमेंटेशन स्ट्रैटेजीज यूज्ड इन ओसीडी उस पे बात करनी है। सो फ्लुओक्सेटिन के साथ कौन कौन सी दवाइयां ऑगमेंटेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं ओसीडी में? सर उसमें हम एंटीसाइकोटिक्स जो है वो दे सकते हैं, कौन जैसे सी कि एंटीसाइकोटिक? बहुत बढ़िया, कौन सी? एरिपिप्राजोल ऐड कर सकते हैं, रिस्पेरिडोन ऐड कर सकते हैं। इसके रेस्पेरिडोन अलावा रेस्पेरिडोन ऐड नहीं करते। रेस्पेरिडोन सेरोटोनिन एंटागनिस्ट के रोल पे तौर पे एक्ट करती है। वो ओसीडी में उसका मार्जिन बहुत लो है, वो नहीं देने। एरिपिप्राजोल फाइन, उससे बेहतर ऑप्शन क्या है? सबसे ज्यादा एविडेंस ऑगमेंटेशन में किस दवाई का है? सर वैसे तो हम अलोन सोल ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, वो फर्स्ट लाइन में आती है एसएसआईएस के साथ। में एंटीसाइकोटिक ऑगमेंटेशन ड्रग के तौर पे किस दवाई का सबसे ज्यादा एविडेंस है? फिर एक कोटापीन नहीं, और ओलेंजापिन बोलना है सर। एक वक्त में एक बोलो। हाँ, कौन? ओलेंजापिन। अच्छा, और ये सारी दवाइयां दी जा सकती हैं। ओलेंजापिन, कोटायापिन जो इफेक्टिव कंपोनेंट में रोल प्ले करती हैं, उसमें ओलेंजापिन है, कोटायापिन है, एरिपिप्राजोल है। रिस्पेरिडोन शुरू में नहीं आती, डाउन द लिस्ट है। सबसे ज्यादा रोल किस दवाई का है? क्लॉम्फेनिल। किसका? फर्स्ट लाइन में आ गया ना, मैं बता टीसीएस और एसएसआरआई तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स है ना। ऑगमेंटेशन में कौन एसएसआरआई के साथ ऑगमेंटेशन में एंटीसाइकोटिक कौन सी? सबसे ज्यादा एविडेंस किसके लिए है? सर ओलेंजापिन के हैं? नहीं, लिटरेचर सर्च करो पबमेड के ऊपर और फिर दवाई बताओ। तमाम एंटीसाइकोटिक्स ये दी जा सकती है, मैं किसी से डिसएग्री नहीं कर रहा, और रिसर्च पेपर्स अवेलेबल हैं इनके, उससे भी डिसएग्री नहीं कर रहा। बट नंबर ऑफ अवेलेबल रिसर्चेस ऑन अ स्पेसिफिक ड्रग एज एन ऑगमेंटेशन स्ट्रेटेजी, सो जिसके ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च हुई है वो सबसे ज्यादा दी जा सकती है, जिसके पास कम रिसर्च हुई है वो कम दी जा सकती है। क्लोज़ापिन? ना डॉक्टर साहब, बिल्कुल नहीं। सवाल ही पैदा होता। दो पेपर हैं, सिर्फ दो पेपर हैं रिसर्च पेपर जो क्लोज़ापिन और ओसीडी को लिंक करते हैं, और इट्स नॉट फर्स्ट लाइन, ये उस केसेस में जहां पे बहुत प्रॉब्लम्स हो। ठीक है सर, पढ़ लेना इस पे, और इस पे देख के फिर बात करना। वैसे अगर आप लोगों के लेवल पे आप एरिपिप्राजोल, ओलेंजापिन, कोटायापिन, हेलोपेरिडोल बोलेंगे तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन आई विल स्टिल प्रेफर कि इसको फारिग वक्त में कभी पढ़ लेना जरूरी है। साइकोफार्माकोलॉजी इज वेरी ट्रिकी, हर एक को नहीं आती, और लोग फिर तुक्केबाजी करते हैं। तुक्केबाजी गलत है, एविडेंस बेस्ड चलना है।
राइट? ठीक है सर। ओके, आगे चलो। मैंने इसमें आपको अगली जो चीज एंटीसाइकोटिक के बाद कौन सी ऑगमेंटेशन है? सर ये देखिए कि मैं आपको ना मूड्सले की वैसे मुझे याद थी, मैंने खोल भी लिए बुक सामने, तो वैसे वाकई उसमें भी यही लिखी हुई है सर, एरिपिप्राजोल और रिस्पेरिडोन ही लिखी हुई है, और सम एविडेंस फॉर हेलोपेरिडोल जो किसी ने बोला है। बाकी सर एक ते ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਜ਼ਲੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਕਾਬਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। सर यहीं से रट्टे मारी देने। नहीं, यहाँ से रट्टे मार रहे हो, चलो ठीक है, मार रहे हो काफी है, लेकिन दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सो यू हैव टू सी अदर गाइडलाइंस एज वेल व्हेन यू अब आप टॉक इन जनरल। आईएमएम के लेवल पे इट्स फाइन, इट्स परफेक्ट, बट there are other beyond evidences beyond Moodsley. Try to see them as well. Okay. ठीक है अगला मुझे बताओ, और ऑगमेंटेशन के लिए कौन सी दवाई यूज करते हैं? एक बाकी एंटीसाइकोटिक है, और मूड स्टेबलाइजर्स भी ऐड की जा सकती हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं? एसएसआरआई 60 मिलीग्राम पे पेशेंट जा रहा है, 80 कर दी, 80 पे पार्शियल रिस्पॉन्स आया, और कौन सी दवाई देते हैं? सबसे ज्यादा रोल किस चीज का है? सबसे ज्यादा तो मुझे तो यही पता था कि रिस्पेरिडोन और ओlanzapine देते हैं, जो मैंने मूड्सले में देखा था। एंटीसाइकोटिक की बात नहीं कर रहा, कोई और दवाई। क्लोप्रानिल देते हैं। क्लोम्फेनिल एसएसआरआई के साथ टीसीएस शुरू में नहीं मिला, नहीं मिला अनलेस और अनटिल आप पहली कुछ ऑप्शंस ट्राई कर चुके हो। उसके अलावा सर, ऐड कर सकते हैं, सर मूड स्टेबलाइजर। मूड स्टेबलाइजर्स मैंने बोला है। मूड स्टेबलाइजर, उससे पहले सर हम साइकोलॉजिकल हेल्प दे सकते हैं। नहीं, मैं फार्माकोलॉजिकल की बात कर रहा हूं सिर्फ। सर नहीं पता, अगर नहीं पता। पेशेंट एसएसआरआई पे हो तो पहली सर ऑगमेंटेशन स्ट्रैटेजी जो है वो बुस्पेरॉन है। वो सर मैं लिख लूं, पहली एक मिनट। ऑगमेंटेशन बुस्पेरॉन से है। बुस्पेरॉन 10 to 30 मिलीग्राम्स पर डे, या मिर्टाज़ेपिन से है। आइडियली बुस्पेरॉन, दूसरी ऑप्शन मिर्टाज़ेपिन, तीसरी ऑप्शन बीटा ब्लॉकर, चौथी ऑप्शन एंटीसाइकोटिक, मूड स्टेबलाइजर्स, बेंजोडाइजेपिन, लिथियम, ब्ला 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 ब्ला। अच्छा सर, ठीक है। एविडेंस बेस्ड जब आप बात करते हैं तो वो मूड्सले नहीं है, वो नाइस गाइडलाइन नहीं है। एविडेंस बेस्ड आप जब बात करते हैं तो आप पबमेड और लिटरेचर की बात करते हैं। वो एज अ होल कोई भी हो सकता है, वो खाली मूड्सले भी हो सकता है, वो नाइस भी हो सकता है, लेकिन और भी हो सकता है। सो ध्यान से, कुछ बीमारियों में चीजें क्लियरिफाइड बहुत डेप्थ में नहीं होती, सो आपको दूसरे सहारे लेने पड़ते हैं, सिर्फ मूडले पे नहीं स्टिक करना। लेकिन आईएमएम लेवल पे यस, इट्स ओके। आखिरी फार्माकोलॉजिकल हो रही है ओसीडी में, आपने सारे की डोज पुशअप करने की बात की, ऑगमेंटेशन में दूसरी दवाइयों की ऐड करने की बात की, चेंज करने की बात की, एंटीसाइकोटिक, मूड स्टेबलाइजर, बीटा ब्लॉकर ऐड करने की बात की। एक दवाई मिस कर गए, एंडोक्राइन लेवल पे कुछ करना है? थायरॉक्सिन भी दे सकते हैं सर, थायरॉक्सिन का रोल कुछ केसेस में, बट यूजुअली ओसीडी में नहीं, डिप्रेशन में ज्यादा। 12 बोल सकते हो। सो ये बोलो, उसको समझाओ, उससे डिस्कस करो, फिर बंद करो। और तुम्हारा कनेक्शन हमेशा प्रेजेंटेशन के वक्त ही खराब होता है, आगे पीछे ठीक रहता है। आइंदा ब्रेक में आने देना, वरना खराब कर दूंगा। ठीक है, चलो गुड। सो ऑल ऑफ यू, आज 3 स्टेशंस कराने का मकसद ये था कि थोड़े से अगर मुश्किल स्टेशंस भी हों तो घबराना नहीं है, टास्क पूरा करना है। ओपनिंग एंडिंग ठीक हो, मेन इंफॉर्मेशनल केयर में बात करो। दवाई का स्टेशन हो, दवाई का मोड ऑफ एक्शन आपको आना चाहिए, डोजेज आना चाहिए, साइड इफेक्ट मोटे मोटे आने चाहिए। अगर भूलो तो पैनिक ना करना, जनरलाइज कर देना, चीजें ठीक हो जाएंगी। राइट? कोई सवाल है तो पूछो। नहीं, आपने बताया कि साइड इफेक्ट्स, डोजेज और क्या चीजें जो हम फार्माकोलॉजी वाला मोड ऑफ एक्शन, डोजेज, साइड इफेक्ट्स,
और अगर जनरलाइज सवाल है तो इंडिकेशंस भी साथ हिस्सा बन जाएगा। सो ये बोलने इंफॉर्मेशनल केयर में किसी भी दवाई की। लिथियम पे सवाल बहुत आते हैं, क्लोज़ापिन पे सवाल आते हैं, एंटी साइकोटिक पे आते हैं और एंटी डिप्रेसेंट पे आते हैं। सो स्टेशन वो इन्हीं 4 डोमेन में रिस्ट्रिक्ट करते हैं। मोडाफिनिल वाज एक्सेप्शन, इससे पहले मोडाफिनिल पे सवाल नहीं आया हुआ, लेकिन मेरा ये ख्याल था कि तुम लोगों को जनरल आइडिया होना चाहिए। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? सर मुझे पूछना है कि ईसीटी मशीन तो अक्सर रखी हुई होती है, तो उसमें इसके IML अलावा पे कोई रखी हुई होती है, बिल्कुल। जी सर, इसके अलावा कोई फिजिकल ट्रीटमेंट के बारे में स्टेशन आ सकता है, जैसे कि ब्राइट लाइट थेरेपी है या कुछ और डीप ब्रेन स्टिमुलेशन है? नहीं, आमतौर पे EEG मशीन बड़ी होती है, वो एग्जाम में नहीं लाई जा सकती। ECG मशीन वाहिद छोटी साइकाइट्री मशीन है जो उठा के ले आते हैं। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई मशीन या फिजिकल मेथड्स में कोई और मशीन अवेलेबल है। ठीक है सर। जो वो मशीन है ये ब्रेन स्टिमुलेशन वाली, क्या बोलते हैं उसको यार, एकदम जहन से नाम निकल गया। न्यूरोफीडबैक। वो मशीनें न्यूरोफीडबैक। बड़ी बड़ी मशीनें हैं, सो वो कैरी करना मुश्किल होती हैं। सो मेरा नहीं ख्याल, लेकिन हाँ अगर किसी ऐसे सेंटर में इम्तिहान हो रहा हुआ जहां दूसरी कोई मशीन अवेलेबल हो तो शायद रख दें। अभी तक तो मैंने देखा कोई और मशीन रखी गई हो। ठीक है ठीक है, और जी सर। IMM के लेवल पे मेरा नहीं ख्याल ज्यादती होगी अगर कोई और मशीन रखी जाए। और सर ये पिल्स वगैरह जो रखते हैं, इस तरह हो सकता है कि पिल्स खोल के रख दें कि ये आइडेंटिफाई करें कौन सी पिल है? नहीं, ऐसा तो नर्स नहीं बता सकती। सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा अगर अच्छा करेगा तो बहुत ही, आई एम सॉरी, कठिन एग्जामिनर सर होगा, को ऐसा नहीं बॉक्स होता। में खाओ। सर ये भी मॉक टेस्ट हुआ था हमारे यहाँ डॉक्टर ए खान सेंटर IBS में। वहाँ पे हेलोपेरिडोल और एपीवॉल और फ्लोक्सिटिन के कैप्सूल रखे थे कि आपको पता होना चाहिए कि अक्सर मरीज आके बोलते हैं कि मैं लाल कलर की दवाई लेता हूँ, ये तो आपको ये भी आइडेंटिफाई होना चाहिए कि कौन सी पिल है। तो आई डोंट एग्री विद दिस। जेनेरिक ईस्टैलोग्राम 120 कंपनियां बनाती हैं, और 120 कंपनियां जो बनाती हैं उसके रंग और इवन उसके साइज में भी फर्क है। सिमिलरली फ्लुओक्सेटिन कैप्सूल जो है, पहले तो 45-46 कंपनियां बनाती थी, अभी भी लेकिन मार्केट में जो फ्लुओक्सेटिन कैप्सूल अवेलेबल है वो 10-12 किस्म के तो अवेलेबल है। आप कौन सा कैप्सूल याद करेंगे? दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट टू बी आस्क्ड फ्रॉम अ कैंडिडेट। इवन हेलोपेरिडोल, ओरिजिनल हेलोपेरिडोल तो मार्केट में अब मिलती नहीं है, वो तो सर्ल कंपनी बनाती थी जो बंद हो गई। तो अब तो पाकिस्तान में जो हेलोपेरिडोल अवेलेबल है वो लोकल कंपनी की अवेलेबल है, और वो सफेद रंग की है, वो गुलाबी है नहीं, ओरिजिनल गुलाबी थी। सो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? आई डोंट थिंक सो दिस इज अप्रोप्रिएट। ठीक है, सो बट अगर रखा है तो देख लो। अगर ऐसा कोई स्टेशन है और मैं एज एग्जामिनर बैठा हुआ हूं तो मैं आप लोगों को 100% मार्जिन दूंगा। मैं इस उम्र में भी आके गोली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, इसलिए नहीं आइडेंटिफाई कर सकता कि वो गोलियां बनती बेशुमार नामों से हैं। सर्ट्रोलिन मार्केट में 100 नामों से आ रही है, लिथियम जो नहीं मिलती मार्केट में वो भी 5 नामों से आती है। सो अगर कोई पेशेंट थाईलैंड से लिथियम लेकर आ रहा है और कैप्सूल फॉर्म में खा रहा है, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि ये कौन सी दवाई है? I don't think so it's justified. I don't agree with it, but maybe if some examiners want to do that, well, it's their choice. फिर आप लोगों का अल्लाह हाफिज। ठीक है सर, थैंक यू सर। You're welcome। और बताओ। सर और हमने कल डॉक्टर कामरान ने काफ़ी हद तक और एक डॉक्टर राशि, उन्होंने काफ़ी हमारी हेल्प की थी रिसर्च के स्टेशन को बताने में। लेकिन सर आपको तो पता ही है हमारा जनरल क्लब में हम ज़रा पहले सुना है वैसे बहुत अच्छा होता था, लेकिन अब वहाँ पे वो स्टेशन में हमें बहुत मुश्किल हो रही है। हम ट्राई तो कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आप ही अगर कुछ टिप्स देते हैं कि क्या करें, कैसे बेहतर किया So जा सकता है? मुझे स्टेशन बहुत मुश्किल लगती रिसर्च से रिलेटेड स्टेशंस की बात कर रहे हो? है। जी जी सर। सर।
ओके, मैं जुमे वाले दिन रिसर्च से रिलेटेड स्टेशंस 3 करवा दूंगा, लेकिन हमें 3 आते लोग नहीं ना। डिफरेंट ढूंढ के रखना, ये 3 लड़कियों के अलावा हों। ठीक है सर। फिर करवाऊंगा, वरना ठीक मैं है नहीं करवाऊंगा, वरना मैं गायब हो जाऊंगा दोबारा से। नहीं ठीक है, कराएंगे बात सर। आज चल 14 कैंडिडेट्स, सॉरी 13। चलो, अगले जुमे को इंशाल्लाह दोबारा रिसर्च स्टेशन करेंगे। ओके, एग्जाम किस डेट ओके को है? सर। सर 23 23rd 23rd। सो आज 12 है, अगले जुमे को, ठीक है, हमारे पास अभी भी टाइम होगा। कोशिश करना लास्ट 8 दिनों में ये इंटरेक्शंस बंद कर दो और अपने आप को गियर अप करो। ये फिर सर क्या सेल्फ करें सर? स्टडी। गुड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। हाफिज।